हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट मोड कास्टिंग। इससे पहले लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ एक्सपेंडेबल मोड कास्टिंग तक का पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें कितने तरीके की मोड कास्टिंग थी, मैंने सभी को एक एक करके आपको यहाँ पे बताया। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ परमानेंट मोड कास्टिंग, ठीक है ना। कास्टिंग का ये टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस। आगे बढ़ते हैं। मैं गौरविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर एटीएससी एमपीएसयू। एमटेक आईआईटी दिल्ली से 2013। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010। ईएससी रिटेन क्वालिफाइड 14 एंड 15। क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब इट। और इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी क्या लेने वाली है, पूरा जो शेड्यूल है वो आपको इसके थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। मॉक टेस्ट कब होने वाले हैं ये भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या एडवांटेज है इसको सब्सक्राइब करने के? डेली लाइव क्लास होती है, आप किसी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। और आप आंसर द पोस्ट, ठीक है ना। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, आपका यहाँ पे रेगुलरली टेस्ट होते हैं, ठीक। मॉकली भी, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। तो अपना परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, क्यूज दे सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा कोर्सेज, यहाँ पे सभी सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। जैसे आप गेट की तैयारी करो तो गेट से रिलेटेड सभी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। और आपको पहले से शेड्यूल्ड रहती है क्लास से टॉपिक, उस हिसाब से आप अपने आप को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है ना। तो शेड्यूलिंग के हिसाब से क्लास होती है यहाँ पे। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी फैकल्टी की वीडियो ऑनलाइन सुन सकते हो, किसी के भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, किसी को भी देख सकते हो, ठीक है ना। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस, फ्रेंड्स ये बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। 12 मंथ चार्ज 22,500 एंड 24 मंथ चार्ज 27,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 12 मंथ का चार्ज, 24 मंथ का चार्ज मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो अगर आप मेरा कोड डालते हैं GSUS तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 से 2 साल लगता ही है। तो मेरा सजेशन ये है, कम से कम आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। अगर आप मेरा कोड डालते हैं GSS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट मूड कास्टिंग प्रोसेस। आज मैं इस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और इससे पहले जो हम कवर कर चुके हैं, एक बार आपको बता दूं मैं। इससे पहले मैंने एक्सपेंडेबल एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग कवर किया था। इसमें सैंड कास्टिंग मैंने आपको बताया था, है ना। वो जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, सभी चीज मैंने इसमें पढ़ाई है आपको। इसके बाद मैंने अदर स्पेशल प्रोसेस इन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। तो मैंने आपको सभी तरीके की यहाँ प्रोसेस जितनी भी थी, शेल कास्टिंग, शेल मोल्ड कास्टिंग, इसके बाद वैक्यूम, ठीक है ना। ये सभी मैंने आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर कराई थी, ठीक है ना। तो आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है परमानेंट मोड कास्टिंग, ठीक है ना। परमानेंट मोड कास्टिंग आज पढ़ेंगे, और इसके साथ हम पढ़ेंगे आज प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल की हम प्रोसेसिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। थर्मोफॉर्मिंग, ठीक है ना, है ना। इसके बाद ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, है ना। तो ये आज ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट मोड कास्टिंग। कल मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि परमानेंट और एक्सपेंडेबल में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंडेबल कास्टिंग में आज मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या एक्सपेंडेबल कास्टिंग। पहले इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, इरेज कर दें। हाँ, एक्सपेंडेबल कास्टिंग का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एक्सपेंडेबल कास्टिंग वो होती है जिसमें आपका मोल्ड हर कास्टिंग के बाद सेक्रीफाइस होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें प्रोडक्शन रेट कम होता है। और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में क्या रहता है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो विथ अ सिंगल डाई। तो यहाँ आपका प्रोडक्शन रेट हाई होता है, हर बार आपका मोल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता। आप नंबर ऑफ कास्ट प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हो विद द डाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाई रहती है आपकी, एक मूवेबल रहती है, एक फिक्स रहती है। क्या अरेंजमेंट रहता है ये हम देखेंगे। तो आप इतना अभी समझिए कि एक्सपेंडेबल में क्या है, हर कास्ट के बाद आप एक प्रोडक्ट के बाद मोल्ड सेक्रीफाइस होता है, खत्म होता है। यहाँ पे आपका कि नंबर ऑफ कास्टिंग के लिए आप एक ही सिंगल अरेंजमेंट यूज करते हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन रेट हाई होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मैं बस आपको बेसिक डिफरेंस बताया, कल भी बता चुका हूँ मैं। परमानेंट मोल्ड कास्ट, है ना। तो परमानेंट मोल्ड प्रोसेस में क्या क्या होता है हम देखिए करके देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेंडेबल मोल्ड
प्रोसेस के जो डिसएडवांटेज थे वो मैंने यहाँ इस प्रोसेस में दूर किए हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या था कि मैंने अभी बताया एवरी कास्टिंग अ न्यू मोल्ड इज रिक्वायर्ड। ये जो डिसएडवांटेज था यहाँ पे अपना खत्म हो जाएगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में ये परमानेंट नेचर मतलब आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी कास्टिंग के लिए आप एक ही अरेंजमेंट यूज करते हो ना। इसमें डाई रहता है, आप सिंपली डाई की हेल्प से जो भी कास्ट प्रोडक्ट है वो आप ऑब्टेन करते हो। ठीक, परमानेंट मोल्ड में यूज ओनली मेटल मोल्ड फॉर कास्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, मोल्डर आप मेटल मोल्ड हो गए क्योंकि बाकी मोल्ड सस्टेनेबल नहीं है। मेटल मोल्ड क्या है, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है ना। Wood are generally made up of steel and cast iron, ठीक है। मटेरियल दैट कैन बी कास्ट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, है ना। इस तरीके के जो नॉन फेरस एलॉय है, फेरस नॉन फेरस, और जो जिनका आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उनको हम आसानी से इसके थ्रू परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के थ्रू कास्ट करते हैं। कोर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, कोर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मेटल की कोर हम कभी कभार यूज करते हैं, लेकिन मेटल की कोर को बाहर निकलना कभी कभार हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आसानी से बाहर नहीं आती। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सैंड की कोर यूज करते हैं। जब सैंड की कोर हम यूज करते हैं इसमें इन केस ऑफ परमानेंट कास्टिंग, तब हम बोलते हैं सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तब हम क्या बोलते हैं, सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक, याद रखना है इसको। जब हम सैंड कोर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल कोर तो हम इसको बोलते हैं सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। एडवांटेज क्या है, गुड सरफेस फिनिश, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी, इसकी रैपिड सॉलिडिफिकेशन, फाइन ग्रेन मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि रैपिड सॉलिडिफिकेशन होता है, फाइन ग्रेन मिलेगी तो आपको जो प्रोडक्ट रहेगा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट, ठीक। और क्या होता है, सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है, हमने भी देखा। डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, ठीक है ना। और गुड डैमेज सरफेस फिनिश। और जनरली क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज फॉर हाई टेम्परेचर की जब मटेरियल होती है तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद मोर रैपिड सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक। एक ये पॉइंट हो गया। अब लिमिटेशन क्या है फ्रेंड्स, लिमिटेशन ये है इसकी, सिंपल पार्ट ज्योमेट्रीज के लिए यूज होता है ये, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा सिस्टम तो हम इसको यूज नहीं कर पाते। लो मेल्टिंग पॉइंट मैंने अभी बताया। ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो डाई रहती है उसकी लाइफ सडनली रिड्यूस होती है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है ना। तो डाई सस्टेन नहीं कर पाती है टेम्परेचर। तो ये कास्ट आयरन और स्टील की बनी रहती है डाई, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हो भी जाता है तो हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ डाई, ठीक। सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स। फ्रेंड क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। और एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन बता सकते हो, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। एप्लीकेशन इसका है पंप बॉडीज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल पिस्टन बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे पंप बॉडीज, है ना, ऑटोमोबाइल पिस्टन। थोड़ा सा क्या है फ्रेंड, इसमें ईएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और गेट में आपको क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ऑटोमोबाइल पिस्टन किससे बनाते हैं, परमानेंट मोल्ड से। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो एप्लीकेशन आपको याद रखना है सभी, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल एप्लीकेशन, एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट भी बनते हैं इससे, ठीक है ना। मिसाइल्स में भी कुछ पार्ट्स बनते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट में ये देखिए, मैंने बेसिक डायग्राम, पहले इसका बेसिक सिस्टम समझते हैं हम क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक तो आपका ये रहता है हाइड्रोलिक सिलेंडर टू ओपन एंड क्लोज मोड, है ना। तो ये आपका ये तो ये सिस्टम है, ठीक। तो यहाँ एक पार्ट आपका मूवेबल रहता है, ठीक है, और एक स्टेशनरी रहता है। एक स्टेशनरी रहेगा, एक मूवेबल रहेगा, और एक स्प्रे नोजल रहती है। स्प्रे नोजल का क्या काम है फ्रेंड्स, ये कोटिंग प्रोवाइड कराता है किसके अंदर, डाई के अंदर। जो डाई है तो कोटिंग प्रोवाइड कराता है जिससे इसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, और जो हॉट मटेरियल रहता है वो रिएक्ट नहीं करता इसके डाई के साथ, ठीक है ना। तो फॉर लुब्रिकेशन पर्पज और फॉर हैविंग गुड सरफेस फिनिश, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम यहाँ पे ये ना स्प्रे कर रहे हैं स्प्रे नोजल से, तो ये मटेरियल स्प्रे करते हैं जिससे लुब्रिकेशन क्वालिटी अच्छी बनी रहे, आसानी से फ्लो हो सके ये डाई में मटेरियल, ठीक है ना, मोल्डर मटेरियल। इसके बाद हमने क्या किया, इसको देखिए पूरे सिस्टम को हमने पैक कर दिया है ना। तो एक केविटी है जिस शेप का हमको चाहिए, ये कोर है, कोर रिक्वायर्ड होगी तो, ठीक है ना। इसका हमने क्या विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सिंपल पोर कर दिया मोल्टन मेटल को लेडल की हेल्प से, ठीक है ना। किसकी हेल्प से, लेडल की हेल्प से, और सिंपली इट विल फिल इनटू द केविटी, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमको फाइनल शेप मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसको मूवेबल डाई को क्या है, मूव करते हैं हम प्रोसेस के दौरान। पहले इसको मूव करेंगे, साफ करेंगे, कोटिंग प्रोवाइड कराएंगे, देन फिर इसको असेंबल करेंगे, ठीक है, देन मेटल पोर करेंगे, देन
उसको मूवेबल पार्ट को हम अलग करेंगे और फाइनली हमको क्या रहेगा, मूवेबल पार्ट को अलग करेंगे तो हमको जो कास्टिंग उसको हम सावधानी से बाहर निकालेंगे। ये इस तरीके का कुछ शेप हमको इस पे मिलता है। एक बेसिक अरेंजमेंट है, अगर आप परमानेंट डाई कास्टिंग पढ़ रहे हो तो सब अरेंजमेंट लगभग यही रहेगा, ठीक है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जैसा मैंने अभी बताया कि मोल्टन मेटल एंटर इनटू द डाई कैविटी थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, मैन याद रखना इसको, ठीक। इट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग ऑफ स्मॉल साइज कंपोनेंट व्हिच आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस एलॉयज, ठीक। इसका पिस्टन मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वेरी गुड। ये इसका एग्जांपल याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिस्टन मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय किससे बनती है? ऑलवेज फ्रॉम द ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। बहुत ओल्डेस्ट नोन प्रोसेस है ये, 1900 के अराउंड ये इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लो प्रेशर कास्टिंग, ठीक है ना, ये भी एक परमानेंट कास्टिंग का टाइप है, ठीक है ना, वेरिएशन है परमानेंट कास्टिंग का। एक टाइप है लो प्रेशर कास्टिंग। इसमें क्या करते हो आप, सिंपल सा, आप मोल्टन मटेरियल के ऊपर प्रेशर लगाते हो, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर इट विल इंसर्ट इनटू द कैविटी, सिंपल सा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस एंड इंसलेस कास्टिंग फ्लो मेटल इनटू मोल्ड कैविटीज बाय ग्रेविटी। तो ये कास्टिंग है जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी, मोल्ड कास्टिंग जो बेसिक प्रोसेस है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी डाई कास्टिंग है ना, और स्लस कास्टिंग, इसमें जो मेटल पोर करते हो आप, तो कैसे पोर होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ लो प्रेशर कास्टिंग और वैक्यूम प्रेशर कास्टिंग, क्या वैक्यूम प्रेशर कास्टिंग, लो प्रेशर कास्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस लगाते हैं, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, जिसका मटेरियल किस में चला जाए, केविटी में चला जाए, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक फिनोमेना था यहाँ पे। लो प्रेशर कास्टिंग, लिक्विड मेटल इज फोर्स्ड इनटू केविटी अंडर द लो प्रेशर, प्रेशर कितना रहता है, लगभग 0.1 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम बीनीथ, सो दैट फ्लो इज अपवर्ड, जिससे कि आसानी से फ्लो अपवर्ड हो और केविटी में जाके अपना मेटल मोटर मेटल भर जाए। The advantage of this approach over traditional pouring is that clean molten metal from the center of ladle is introduced into the mold rather than metal that has been exposed to air, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ। ये एडवांटेज क्या है कि जो क्लीन मेटल है वो आपका अंदर जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है जनरली लाइटर होती है, तो ऊपर सरफेस पर रहती है, तो वो सरफेस भी रह जाती है, और आपका नीचे से मटेरियल वो ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंच जाता है, केविटी के अंदर। तो इसमें एक गैस पोरोसिटी एंड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट आर देयर बाई मिनिमाइज, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है ओपनली। ये इसमें ओपनली जो मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है ना, गैस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब इसके एडवांटेज थे। आगे बढ़ते हैं, अभी तो मैंने डायग्राम बनाया है, ये प्रेशर डाई कास्टिंग का डायग्राम है, ये देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर मोल्टन मेटल, देखिए आप सिंपल सा, जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो यहीं रह जाती है, ठीक है, और आपका जो प्योर मेटल है वो ये है। तो प्योर मेटल आपका हमेशा अंदर जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाती है, और एयर कॉन्टेक्ट में जो ये वाला पार्ट रहता है वो भी आपका कम एयर डिजोल्व होती है, क्योंकि जो प्योर मेटल है वो इसको कॉन्टेक्ट डायरेक्ट नहीं आता। इस तरीके से आप जो इसमें कास्टिंग की क्वालिटी मिलती है वो भी अच्छी मिलती है, ठीक है ना। तो ये आप फ्रेंड्स देखिए, ये लेडल है, यहाँ हमने ये लगा रखा है प्लंजर, है ना, रिफ्रैक्टिव ट्यूब है ये, रिफ्रैक्टिव ट्यूब है ये, रिफ्रैक्टिव ट्यूब, ये कास्टिंग है जो हमको चाहिए, ठीक है ना, ये रिट्रैक्टिव अपर मोल्ड सेक्शन है, ये लोअर मोल्ड सेक्शन है ना, ये मोल्टन मेटल है, एयर प्रेशर है, यहाँ से हम एयर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि इस प्रेशर की हेल्प से ये थोड़ा सा इसमें फोर्स लगेगा, और इट विल इंसर्ट इनटू दिस ट्यूब एंड फाइनली फिल इनटू दिस केविटी। फ्रेंड्स क्लियर है? इसको बोलते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग। और इन केस ऑफ वैक्यूम परमानेंट मोड कास्टिंग इट इज सिमिलर केस, इट इज सिमिलर दैट ऑफ लो प्रेशर कास्टिंग, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ क्या है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं केविटी में, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस ये फिल होता है। फिनोमेना दोनों में सेम है, प्रेशर डिफरेंस, बट एक में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ वैक्यूम प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द मोल्टन मेटल एंड द केविटी, और उसके कारण से आपको मोल्टन मेटल फिल हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें दोनों का एक ही बेसिक डायग्राम अगर देखें तो यही है, बस यहाँ पे एक जगह वैक्यूम क्रिएट होता है, एक जगह आप प्रेशराइज्ड फोर्स लगाते हो, ठीक है ना। एयर पोरोसिटी और रिलेटेड इफेक्ट आर रिड्यूस्ड, इसमें फर्दर एयर पोरोसिटी और रिलेटेड इफेक्ट, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एयर से कांटेक्ट नहीं रहता, वैक्यूम क्रिएट करते हैं आप तो सिंपली, तो आपका एयर से कांटेक्ट कम से कम रहता है, तो इसलिए इसमें और फर्दर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ग्रेटर स्ट्रेंथ मिलती है हमको मटेरियल से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन है, वो इससे पंप वॉल्व बॉडीज ये सब बनाने के काम आता है, ठीक है ना। स्लस कास्टिंग फ्रेंड, स्लस कास्टिंग इंपोर्टेंट है,
Sludge casting is a permanent mold process in which a hollow casting is formed by inverted mold after partial freezing at the surface to drain out the liquid metal in the center. सिंपल सा हम समझते हैं, हमको सपोज ये शेप चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से शेप चाहिए। आपने देखा होगा आप जब रोड से आओगे तो एक मतलब ये मूर्ति वगैरह बनाने वाले बैठे रहते हैं। मूर्ति वाले क्या रहते हैं, मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं ना, उनको देखना, उन पे एक डाई होती है सिंपल सा, जो कि रबड़ की बनी होती है। तो आप जब मटेरियल को पोर करते हो ना, तो वो फुल हो जाती है, तो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद इसको इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब डिजायर्ड थिकनेस जब मिल जाती है, स्लज कास्टिंग में क्या है कि आप सिंपल सा मेटल को पोर किया आपने, विद हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रेंड, विद हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस तरीके का मालूम हमको शेप चाहिए, इस तरीके का सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मटेरियल पोर करेंगे इसको भर देंगे पूरा। तो ये सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, वॉल्स से। जैसे सॉलिडिफिकेशन आपका स्टार्ट हुआ, एक डिजायर्ड थिकनेस पे जाके हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर देंगे। टर्न कर देंगे तो बचा हुआ अनक्योर्ड मेटल, जो अनक्योर्ड सॉरी मेटल या जो भी है, वो बाहर आ जाएगा मटेरियल। और आपका क्योर्ड जो है, वो जितना आपको थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चिपका है, वो आपका रह जाएगा। तो आपको एक क्या मिल जाएगा, कास्टिंग मिल जाएगी इससे, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि पहले हम क्या करते हैं, होलो कास्टिंग रहती है, इन्वर्ट द मोल्ड आफ्टर पार्शियल फ्रीजिंग, ठीक है, पार्शियल फ्रीजिंग। और जो डिजायर्ड थिकनेस जब मिल जाती है, तो हम उसको टर्न कर देते हैं और बचे हुए मेटल को ड्रेन आउट कर देते हैं, मेटल या मटेरियल जो भी आप मटेरियल जो है, ठीक है ना। सॉलिडिफिकेशन बिगिंस एट द मोल्ड वॉल्स बिकॉज दे आर रिलेटिवली कूल। यहाँ से आपको पता है कि सरफेस एरिया जहाँ से जाता है एयर के टच में है तो कूल होगा, तो हमेशा स्टार्ट यहाँ से होगा। डिजायर्ड थिकनेस मिल जाएगी तो आप इसलिए उसको टोपल कर दोगे और उसको ड्रेन आउट कर दोगे जो बचे हुए मटेरियल को, है ना। तो प्रोग्रेसिव ओवर टाइम टुवर्ड द मिडल ऑफ द, यहाँ से तो आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, इस ऐसे होगा, इस तरीके से, और टुवर्ड द सेंटर जो अपना डिजायर्ड से मिल जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैच्यूज बनाने के लिए। मैंने आपको बताया, आप कभी ध्यान देना, रोड साइड काफी ये स्टैचू बनाने वाले लोग बैठे रहते हैं। स्टैचू जो बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, टॉयज, है ना, आउट ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज जिंक एंड टिन। लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज या मटेरियल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस की। फ्रेंड, डाई कास्टिंग को फर्दर मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है हॉट डाई कास्टिंग एंड कोल्ड डाई कास्टिंग। हॉट एंड कोल्ड डाई कास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मोल्टन मेटल इज इंजेक्टेड इनटू द केविटी। मोल्टन मेटल आप कैसे इंजेक्ट कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर इंजेक्शन सिस्टम आपका जो है वो हॉट मेटल में डूबा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, सिंपल सा। अगर इंजेक्शन सिस्टम आपका हॉट मेटल मोटल के अंदर नहीं है, आप हॉट मेटल में मोटल मेटल अलग से पोर करते हो विद द हेल्प ऑफ लैडर, तो फिर आप बोलोगे कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, ठीक है ना। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो ये इसके वेरिएशन थे। तो होल्ड, प्रेशर है तो सिंपल सा प्रेशर लगाएंगे प्लंजर की हेल्प से। मोल्टन मेटल मेल्टेड इनटू कंटेनर अटैच टू द मशीन, इसमें कंटेनर मशीन के साथ ही अटैच करना, सिंपल सा। एंड पिस्टन इज यूज्ड टू प्रेशराइज मेटल अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, इनटू द डाई। इसका टिपिकल इंजेक्शन प्रेशर आर 7 to 35 मेगापास्कल। प्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई, ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। इंजेक्शन सिस्टम इज सबमर्ज्ड इनटू द मोल्टन मेटल। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डिवाइड करता है हॉट एंड कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग को। अगर ये पूरा सबमर्ज है मोल्टन मेटल में इंजेक्शन सिस्टम, तो हम बोलेंगे हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि पोज प्रॉब्लम ऑफ केमिकल अटैक ऑन द मशीन कंपोनेंट। तो ये प्रॉब्लम है कि हाई टेम्परेचर पे आपके जो हो सकता है केमिकल अटैक, या मटेरियल जो भी है मेटल उससे रिएक्ट कर जाए, किससे, डाई से। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। सुटेबल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट जिंक टिन लीड एंड मैग्नीज, ये याद रखना फ्रेंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा देख लें। जैसे ये देखिए, ये हॉट चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर है, इसमें इंजेक्शन सिस्टम डूबा हुआ है। आपने इस प्लंजर है, प्लंजर को यहाँ पे दबाया, पुश किया इस डायरेक्शन में, देन द मटेरियल इज सक इनटू दिस, ठीक है ना। इसमें सक होगा और इसके कारण ये मटेरियल यहाँ पे फिल होगा। मटेरियल फिल होगा, ये केविटी है आपकी, ठीक है ना। इंजेक्टर पेन है, बाहर निकाल लोगे, मूवेबल, ठीक है ना। इसके बाद मूवेबल हाफ डाई, ये मूवेबल डाई, ये फिक्स डाई, ये फिक्स डाई है, ये नोजल है, ठीक है। गूज नेट मतलब वो पॉइंट जो यहाँ सबसे कम इसका प्रोसेस रहता है। ये प्लंजर है, प्लॉट चैम्बर, ये सब इसके कंपोनेंट है ना। तरीके का फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। कोल्ड चैम्बर डाई, कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई। फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि आप किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि इंजेक्शन सिस्टम आपका मोटर मेटल में डूबा हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखिए, आप लेडल की हेल्प से अलग से आप मेटल को पोर कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हो, कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग। सिंपल सा प्लंजर, आपने जब मटेरियल यहाँ पे आपने पोर कर दिया, प्लंजर को आपने प्रेस किया,
और जो मटेरियल है वो इस केविटी में फिल हो जाएगा। ये इजेक्टर पिन है, रिमूवेबल डाई है, 8 इंच डाई है। सिंपल सा प्रोसीजर है। फाइनली आपने इसको हटा लिया और इजेक्टर पिन को हटा लिया और ये आपका जो केविटी से जो कास्टिंग है, कास्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं मोल्टन मेटल पावर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल अनहीटेड कंटेनर, एक्सटर्नल अनहीटेड कंटेनर, ठीक है। द मोल्ड केविटी पिस्टन यूज्ड टू इंजेक्ट द मोल्डन मेटल इनटू द डाई। इसका इंजेक्शन प्रेशर 40 टू 150 मेगापास्कल रहता है। हाई प्रोडक्शन ऑपरेशन, नॉट एज फास्ट एज हॉट चैम्बर, ठीक है। प्रोडक्शन रेट इसका कम रहता है एज कम्पेयर टू द हॉट चैम्बर। डाई कास्टिंग मोल्ड आर मेड अप ऑफ टूल स्टील एंड डाई स्टील, टंगस्टन, मोलिब्डेनम विद हाई गुड रिफ्रैक्टरी क्वालिटीज। फ्रेंड्स ये याद रखना, ठीक है ना। एडवांटेज का हाई प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकल क्लोज टॉलरेंसेस, थिन सेक्शन, है ना। ये टोटल एडवांटेज है डाई कास्टिंग के, ठीक है ना। ये एडवांटेज है ओवरऑल डाई कास्टिंग के। क्लोज टॉलरेंसेस हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज टॉलरेंस, हाई प्रोडक्शन रेट, थिन सेक्शन के नाम से, स्मॉल ग्रेन साइज, है ना। गुड स्ट्रेंथ, सॉलिडिफिकेशन आपका रैपिड होता है तो ग्रेन साइज भी अच्छा स्मॉल मिलता है और स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो जैसा कि हम समझ आ रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मटेरियल इज फोर्स्ड टू फॉर्म, और कास्टिंग हमको किसके हेल्प से मिलती है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द मटेरियल इन द केविटी, ठीक है ना। इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। यहाँ पे देखिए सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है, ये मोल्ड है और जनरली किसके लिए? होलो सेक्शंस जैसे पाइप, ठीक है ना, इन सब जो इस तरीके के प्रोडक्ट उनके लिए यूज होता है। यहाँ आपने क्या किया, पोरिंग बेसिन है आपका, पोरिंग बेसिन से मटेरियल पोर कर दिया, यहाँ पे मटेरियल पूरा पोर हो गया। इसको आप रिवॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टली, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व होगा। ये रिवॉल्व होगा तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन जो मटेरियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पे? अलोंग द इनर वॉल ऑफ द मोल्ड, ठीक है ना। तो हमको इस तरीके का सेक्शन मिलेगा, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि हायर जो पार्टिकल्स रहेंगे या इम्प्योरिटीज की मैं बात करूँ तो हायर इम्प्योरिटीज जो रहेंगी तो वो हैवी होती हैं, तो वो आपके इस सेक्शन पे, और जो लाइटर रहेंगी वो सेंटर की तरफ आएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो इम्प्योरिटीज है इस तरीके से सेटल हो जाती है एट द इनर सरफेस, ठीक। तो फ्रेंड्स ये देखिए साइड व्यू उसका ये दिया है, ये इसका एंड व्यू दिया हुआ है। ड्राइव रोलर है जो उसको घुमाते हैं, जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसके कारण आपका जो मटेरियल है देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से आपका अलोंग द मोल्ड, जो वॉल्यूम मोल्ड है उसके अराउंड आपका यहाँ पे जाके सेट हो जाता है ना। तो आपको इस तरीके से कास्टिंग मिल जाती है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल था। आगे बढ़ते हैं। इन दिस कास्टिंग द मोल्ड इज रोटेटेड एट हाई स्पीड सो दैट मोल्टन मेटल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द आउटर रीजन, ठीक है। सिंपल सा। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे रेशियो होता है जी फैक्टर, है ना, डिवाइड द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट ऑफ द डाई केविटी, ठीक है ना। वेट कितना है mg केविटी का, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या फर्दर हम इसको और मॉडिफाई करते हैं, पाई डी अगर रोटेशन पता है अपॉन 60, कभी कभी हम इसको यहाँ पुट करके भी एक एक्सप्रेशन मिलता है हमको, वो बुक्स में दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल भी बनता है, जी फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। जी फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर जी। और यहाँ पे आप अगर रेवोल्यूशन के टर्म में पूछा है तो यहाँ से क्या करोगे, v की जगह पाई डी एन बाई 60 डाल के यहाँ पे निकाल सकते हो आप, ठीक। Fast casting in this method have a fine grain microstructure which is resistant to atmospheric corrosion. Hence, this method has been used to manufacture pipes. Pipes के लिए होता है, मैं आपको पहले बताया, metal is heavier than impurities. Most of the impurities and inclusion are closer to the inner dia. बिल्कुल सही बात है। मेटल आपका हैवी रहता है तो मेटल सबसे पहले यहाँ सेट होगा, फिर उसके ऊपर heavier than lighter impurities. सेंटर की साइड कौन सी? लाइटर impurities है, ठीक है ना। Molten metal poured into the rotating mold to produce tubular parts, pipe, tubes, bushing, rings. Application याद रखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इट इज कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अदर देन दिस, इसमें क्या होता है, जो अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में इसके अलावा हम और क्या याद रख सकते हैं, जो इसका जीएफ या ये जो रेशियो होता है ना, जी फैक्टर रेशियो, या मैं इसकी बात करूं ईल्ड की पहले, है ना। ईल्ड, ईल्ड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की बहुत अच्छी होती है। कितनी होती है? 95 टू 98%। मतलब सोच सकते हो इतनी कास्टिंग यील्ड कितनी अच्छी है। मतलब जो मटेरियल है प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाता है, तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल आप डाल के तो आपको वेस्टेज कम होता है ना, तो स्क्रैप कम निकलेगा, वेस्टेज कम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यील्ड बहुत हाई होती है इसकी, ठीक है, 95 टू 98%। फ्रेंड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यील्ड सबसे ज्यादा किसकी होती है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की, है ना। अब इसके बाद और क्या है इसका इंपॉर्टेंट, इसमें ना तो कोर यूज करते हैं हम, नो कोर, नो कोर, कोई कोर यूज नहीं होती, और नाइदर राइजर, राइजर भी यूज नहीं होता, ठीक है। कोर और राइजर हम इसमें यूज नहीं करते फ्रेंड्स, ठीक है ना।
तो लाइटर इम्प्योरिटीज आराम से सरफेस के इनर पे आ जाती है, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो इसके एडवांटेज ना तो कोर यूज होती है, ना राइजर यूज होता है, या यील्ड इसकी अच्छी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। फ्रेंड, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये देखिए कैसा अरेंजमेंट है ना। इस एक्सेस के अलावा इसका मूवमेंट होता है। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल वही कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के से हमको कास्टिंग मिलती है, उसके कारण अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हमारा मटेरियल फिल होता है केविटी में, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल वही है। यहाँ पोरिंग बेसिन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर कोर रिक्वायर्ड है तो कोर भी लगाते हैं, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कोर लगाते हैं यहाँ पे, कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ईल्ड इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है ना। फ्रेंड, इसकी यील्ड कितनी होती है, लगभग 80 टू 85%, उससे कम होती है, किससे, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, ठीक है ना। जनरली कोर यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रोटेट कर रहे हैं। ये ड्रैग सेक्शन है, ये होप सेक्शन, ये कास्टिंग है, ठीक है ना। ये पोरिन बेसिन है ना, ये रोटेटिंग टेबल है, ठीक है। तो यील्ड होती है, मैंने अभी देखा, है ना। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन डायरेक्शनल होता है, तो अच्छा ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, ठीक है। प्योरली फिल्ड बाय द ग्रेविटी, यहाँ पे जो मटेरियल फिल करते हो आप प्योरली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, है ना। तो मटेरियल पोर करने का तरीका हो गया, ठीक। is used to produce non-tubular parts solid mold are provided with riser at the center core is required to make hollow core अगर required है तो बनाते हैं हम yield is less than the 2% is used for making flywheel फ्रेंड एप्लीकेशन जरूर याद रखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट अगर गेट की मैं बात करूँ या कोई बड़े ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन पूछते हैं, याद रखिए आप, है ना। इसके बाद कन्वेंशनल में आप ईएस में सब चीज लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसमें भी रोटेटिंग जो टेबल रहती है, देखिए अंतर क्या है इसमें, रोटेटिंग टेबल रहेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट है आप जिस तरीके से समझिए कि ये पूरा आपका ये सेक्शन, मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ, तो आप किस तरीके के प्रोडक्ट बनाओगे, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये, आप क्या कर रहे हैं कि टेबल पे चार एक तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हो, इसमें आपने क्या किया, एक सेंट्रल आपने स्क्रू लगा दिया, सभी में मटेरियल यहाँ से फिल होगा, है ना, ये इस तरीके से। तो आप एक साथ नंबर ऑफ पार्ट या नंबर ऑफ कास्टिंग यहाँ पे आप एक से ज्यादा आपको मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस रेडियली जो आपकी एक्सिस है आपकी क्या हो कि यहाँ से आपका ये बैलेंस हो, ठीक है ना। तो यूज फॉर स्मॉल पार्ट रेडियल सिमेट्री और पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, रेडियल सिमेट्री जरूरी नहीं है, हमारा काम पर्पस क्या है, यहाँ मटेरियल जो हमने पोर किया सेंटर में, वो आपकी जो नंबर ऑफ कास्टिंग है जो टेबल के अलॉन्ग है, 4 5 6 जितने हम प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, उस सब में जाकर मटेरियल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, बस हमारा टारगेट ये हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमको मिलते हैं, स्मॉलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये एक इसका एडवांटेज है। और बाकी की इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वहाँ प्रोडक्ट आपका एक ही था, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स और पार्ट्स अगर हमको चाहिए तो हम अलॉन्ग द टेबल अरेंज कर लेते हैं, सेंट्रल स्क्रू से हम क्या करते हैं, सभी जगह मटेरियल को पोर कर देते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, अच्छा है। The mold is designed with part cavity located away from the axis of rotation so that molten metal poured into mold is distributed to these cavities by centrifugal force. Molten metal जो cavities है जो आपके along the this प्लेट, वो आपकी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे फिल होती है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग, फ्रेंड्स कंटिन्यूस कास्टिंग, है ना। कंटिन्यूस कास्टिंग जनरली किसके लिए यूज होता है, इस तरीके से हमें अगर कोई सेक्शन बनाना है, ठीक है, स्लैब सेक्शन, स्लैब्स चाहिए किसकी, स्टील की या आयरन की, तो स्लैब्स के लिए हम जो यूज करते हैं उसको कंटिन्यूस कास्टिंग बोलते हैं। सिंपल सा एक तरीके से मटेरियल यहाँ से आता जा रहा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लेडल की हेल्प से मटेरियल को 2 डेज में फीड कर रहे हो, इसका मटेरियल जहाँ जैसे ही आपने कूल किया, प्राइमरी कूलिंग बोलते हैं इसको, देन सेकेंडरी कूलिंग विद वाटर स्प्रे, और यहाँ जैसे ये मटेरियल लिक्विफिकेशन फेज में, लिक्विड फेज में ये सॉलिड जो यहाँ से सरफेस एरिया से हीट रिलीज होगी, कूलिंग रेट यहाँ पे आपका ज्यादा रहेगा, तो यहाँ से आपका मेटल सॉलिडिफाई होना चालू होगा, और यहाँ पे लिक्विड रहेगा, धीमे धीमे यहाँ तक जाने तक पूरा मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जिस सेक्शन के हमको चाहिए यहाँ पे कट करके हम बाहर निकालते जाएंगे प्रोडक्ट को, इस तरीके से शीट में अगर हमको चाहिए तो कंटिन्यूस कास्टिंग से हमको मिल सकती है, ठीक है ना। लाइक एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन टाइप की ये चीज है, सिंपल सा, हाँ? जैसे रेलवे के जो वो होते हैं ना, पट्टियां जो होती हैं, उस तरीके से अगर हमको बनाना है, उस तरीके से हम कंटिन्यूस कास्टिंग की हेल्प से बना सकते हैं। In this process, molten metal is poured in the double-walled, bottomless, water-cooled mold where a solid is quickly formed and semi-finished skin emerges from the open mold bottom. This process is used for casting slabs, blades, blooms, and directly without going through the rolling process. Very fast and economical. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे हम प्रोसेसिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं बहुत सारे कंपोनेंट प्लास्टिक के बने होते हैं,
तो प्लास्टिक की कास्टिंग कैसे होती है उसकी भी थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए। और जो आपके प्रोसेसिंग और प्लास्टिक से रिलेटेड जितने टाइप हैं, तो टाइप जो एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। सभी मैंने एग्जाम वो में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है, और वो सभी मेथड मैं यहाँ पे कवर करूंगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक पढ़ते हैं। पहला कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग सिंपल सा हमको क्या करना है, यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखना है। पहला एप्लीकेशन, हमको सबका एप्लीकेशन याद रखना है। ठीक है, और बेसिक प्रोसीजर कैसे हम मतलब ये हमको कास्टिंग मिल रही है, सिंपल सा है ना, ज्यादा हमको डेप्थ में नहीं आना इसको। तो कैलेंडरिंग इज प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सीट। मेनली कैलेंडरिंग किसके लिए यूज होती है, सीट और फिल्म स्टॉक। ठीक है ना, और मटेरियल कौन सा होता है, जनरली थर्मोप्लास्टिक है ना, पीवीसी प्लास्टिक। तो ये मटेरियल्स के लिए यूज होती है। ठीक है ना, शीट बनाने के काम आती है कैलेंडरिंग। ठीक है ना, और इनिशियल फीड स्टॉक पास थ्रू द नंबर ऑफ रोल्स। आपको रोल्स दिख रहा है, इनके बीच में गैप उतना होता है जितना हमको डिजायर्ड थिकनेस चाहिए। जिस थिकनेस की चाहिए उतना गैप रहता है यहाँ पे, सिंपल सा। जब फाइनली हमको शीट स्टॉक मिलता है, दिस इज कैलेंडरिंग ऑपरेशन है ना। इनिशियल इंजेक्शन मोल्डिंग, इसमें क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ इंजेक्शन सिस्टम हम प्लास्टिक को मेल्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं मोल्ड में। इसमें मोल्ड में उस प्लंजर की हेल्प से हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, केविटी में। ठीक है ना, वो में प्लेटन रहती है, केविटी रहती है, सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक, और यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया, पॉलीमर मेल्ट रहता है, तो इसमें आपका पॉलीमर के से बनी हुई चीजें हम देखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, हाई प्लास्टिक स्टेट फोर्स टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर के अंडर इसको फ्लो करते हैं, सॉलिडिफाई होता है देन। ठीक है ना, removed from cavity the process produces discrete component है ना, discrete component के लिए यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये इसका एप्लीकेशन हो गया फ्रेंड। और आगे देखते हैं इसके ऑलमोस्ट नेट शेप। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में और क्या है कि कॉम्प्लेक्स शेप के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स शेप के लिए। ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स शेपिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे बढ़े, कंप्रेशन मोल्ड, ये थोड़ा सिंपल होती है, इसमें सिंपल कैलकुलेटेड अमाउंट का मटेरियल यहाँ पे पोर रख देते हो। ठीक है, किसमें, लोअर मोल्ड में है ना। अपर मोल्ड का शेप का हमको कास्टिंग चाहिए रहती है, तो इसको हम प्रेस करेंगे, सिंपली प्रेस करने के बाद जो हमको शेप चाहिए वो यहाँ मिल जाता है हमको, जो से ये हमने फाइनली कास्टिंग बाहर निकाल दी, मॉडिफाइड पार्ट। सिंपल है। तो इट इज ओल्ड widely used molding process for thermosetting. Thermosetting plastic के लिए यूज होता है। It its application also include rubber tires. Rubber tires बनाने का काम होता है ना। Process consists of simple सा loading a precise amount of precise जो चाहिए जितना of molding compound called the charge. पहले हम charge यहाँ पुट किया lower section पे, ठीक है, lower mold में। Then bring the molten half together. दूसरे को हम इधर साथ लाए, इसके कंप्रेस किया चार्ज को, जो फाइनल हमको शेप है वो हमको मिल गया। फिर हमने इसको ऊपर उठाया अपर मोल्ड को, और फाइनली जो हमारा पार्ट है वो हमने रिमूव कर लिया। ठीक है ना, तो इसमें मोल्ड सिंपल देन इंजेक्शन, इसका एक बेनिफिट तो ये है, जो मोल्डिंग है इसकी सिंपल होती है, सिंपल देन इंजेक्शन। इंजेक्शन मोल्डिंग से थोड़ा सिंपल प्रोसीजर है इसका। ठीक है, याद रहेगा ये। नो स्क्रू, जिसमें कोई स्क्रू यूज नहीं करते, नो स्क्रू एंड रनर सिस्टम, नो स्क्रू एंड रनर सिस्टम। ठीक है, ये एक हो गया। तो सिंपलर ज्योमेट्री के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ओनली यूज फॉर सिंपलर ज्योमेट्रीज। ठीक है ना, याद रखना, सिंपलर ज्योमेट्रीज यूज करते हैं। आगे बढ़े, फ्लो मोल्डिंग। फ्लो मोल्डिंग इन विच एयर प्रेशर इज यूज्ड टू इन्फ्लेट सॉफ्ट प्लास्टिक इनसाइड ए मोल्ड कैविटी। फ्रेंड्स सिंपल सा, हम इसको एक एक करके देखते हैं मटेरियल को, इसका एक एक करके इसको ऑपरेशन को देखेंगे। ये आपका ये ट्यूब है ना, तो पेरिशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ट्यूब, इसको होल्ड हमने किससे किया है, ट्यूब डाई से। ठीक है, इस ट्यूब को हमने होल्ड किया है ट्यूब डाई से। ये एक्सट्रूडर बैरल है। ठीक है, ये मोल्ड, ये ओपनली मोल्ड है दोनों। ठीक है ना, अब ये ब्लोअर पिन है, यहाँ से आप क्या करोगे, हवा पास करोगे, ब्लो करोगे ना साइड, एयर प्रेशर। जब आपने एयर प्रेशर किया तो बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर दिस विल इन्फ्लेट एंड स्टिक टू दिस बॉल ऑफ द मोल्ड। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, है ना, जब मोल्ड से ये चिपक जाएगी तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। देखिए, सिंपल प्रोसीजर है कि विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर वी इन्फ्लेट द ट्यूब, पेरिशन भी बोलते हैं इसको। उस ट्यूब को इन्फ्लेट होगी और ये आपने जो डिजायर्ड शेप की जो मोल्ड कैविटी रहेगी उसके अलॉन्ग जाके फिल हो जाएगी, और हमको फाइनली शेप मिल जाएगा जो चाहिए हमको। इंपोर्टेंट इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वन पीस होलो प्लास्टिक पार्ट्स। होलो प्लास्टिक पार्ट के लिए इसका यूज होता है एप्लीकेशन involve such as bottles and similar container।
ठीक है ना, ये बोतल और कंटेनर इससे बनते हैं, ब्लो मोल्डिंग से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। प्रोडक्शन इज टिपिकली ऑर्गेनाइज फॉर वेरी हाई क्वांटिटीज के लिए ये यूजफुल है, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रेंड ब्लो जो मोल्डिंग का यूज कहाँ किया गया था, सबसे पहले यूज किया था ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में सबसे पहले यूज किया गया था, ठीक है ना, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज किया गया था। ये डिस्पोजेबल एंड रिसाइकल बोटल्स बनाने के लिए भी यूज किया था, डिस्पोजेबल एंड रिसाइकलिंग, रिसाइकल बोतल बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसके एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, इसके एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज, एडवांटेज हाई प्रोडक्शन रेट, इसकी प्रोडक्शन रेट जो है हाई है, हाई प्रोडक्शन रेट, ठीक है फ्रेंड। और क्या एडवांटेज है इसका, ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर एक्यूरेसी। और क्या एडवांटेज है इसका, लोअर स्क्रैप रेट, लोअर स्क्रैप रेट, यहाँ स्क्रैप और वेस्टेज कम होता है, ठीक है ना, लोअर स्क्रैप रेट, ये तो इसके एडवांटेज है, याद रखना, आगे बढ़ते हैं। सर वेस्टेज कम होता है। थर्मोफार्मिंग, थर्मोफार्मिंग इज a process in which flat thermoplastic sheet is heated, में थर्मो जैसा नाम समझ में आ रहा है, इसको पहले हीट करते हैं शीट को, एंड डिफॉर्म इनटू द डिजायर्ड शेप, देन फॉर्म इनटू द डिजायर्ड शेप, सिर्फ नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मोफार्मिंग। The process is widely used in packaging of consumer product and fabricated large items such as bathtubs, contour skylights and internal door of liner of refrigerator। ये इसका बेसिक थर्मोप्लास्टिक के लिए जनरली होता है, ठीक है ना। ये बेसिक इसके जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपन एक एक करके पढ़ते हैं स्टेप्स को। ये आपका रेडिएंट हीटर है, हीटर के हेल्प से हमने इसको क्या किया, इस शीट को मैंने हीट कर दिया है, ठीक है ना। ये क्लैंप है इधर, ठीक है। ये इसका शेप है जो हमको चाहिए फाइनली, बाथ टब के टाइप का है ये मोल्ड केविटी है। यहाँ से मैंने क्या किया है, इधर इसको यहाँ रखा, ठीक, मोल्ड केविटी को, देन प्रेस इस, यहाँ से आप देखिए आप इजीली इट इज फॉर्म इनटू द डिजायर्ड शेप, है ना, डिफॉर्म इनटू डिजायर्ड शेप विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सब आपको लगा हुआ है, ये पार्ट्स देखिए, वैक्यूम बोलो, ये वैक्यूम्स है। तो सम टाइम देखो इसमें दो तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक तो होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, फ्रेंड्स, ये शीट डिफॉर्म होगी इस शेप के अलाउंग, ठीक है। और एक होता है वैक्यूम, आप वैक्यूम की हेल्प से यहाँ इसको डिफॉर्म कर सकते हो। और एक होता है मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स मतलब डाई जो है ना, अपर डाई, इस शेप जो होता है, हम सीधा सीधा यहाँ पे जाके शीट के ऊपर डिफॉर्म करा दें। तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन मतलब सीधा जो अपर पार्ट है वो तो आपका वो उसी शेप का हो जो डिजायर्ड शेप का हो, तो आप सिंपल इसको डिफॉर्म करा दोगे, आपको शेप हो जाएगा। प्रेशर और वैक्यूम में क्या, आप यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करोगे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस दिस विल ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी तरफ खिंचेगी और डिफॉर्म इनटू द डिजायर्ड शेप, ठीक है ना। तो थर्मो डिफॉर्मिंग प्रेशर बेस्ड होती है, वैक्यूम बेस्ड होती है, मैकेनिकल थर्मो डिफॉर्मिंग भी होती है। तो दो तीन तरीके से इसको हम डिफॉर्म कराते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ वैक्यूम के लिए स्पेस दिया, तो वैक्यूम थर्मोफॉर्मिंग का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो वैक्यूम क्रिएट किया बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ वैक्यूम दिस हॉट या जो फ्लैट थर्मोप्लास्टिक है वो आपका इजीली इस शेप के ऊपर डिफॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्यूम, ठीक। आगे बढ़े फ्रेंड, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा एक प्रोसेस और बच रही है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, यूज होती है, काफी जगह हमको सुनने को मिलता है इसके बारे में, इसको हम बोलते हैं CO2 मोल्डिंग, है ना। क्या है CO2 मोल्डिंग, ये रह गई थी हमारी CO2 मोल्डिंग। कोई पढ़ते CO2 मोल्डिंग क्या होता है, बेसिकली सोडियम, क्या सोडियम सिलिकेट मोल्डिंग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें ये मटेरियल यूज करते हैं टू गेट अ मोल्ड, है ना। तो सोडियम सिलिकेट, तो थंब रूल क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हार्डर हार्डर द मोल्ड, जितनी आपकी हार्डनेस बढ़ेगी बेटर फिनिश होगी, ठीक है ना, बेटर फिनिश होगी, है ना, मिनिमम डिफेक्ट्स होंगे। ये तो थंब रूल हो गया, मिनिमम डिफेक्ट्स, है ना। तो इसमें सोडियम सिलिकेट में क्या करते हैं हम, 3 to 4% गोल्ड की हार्डनेस बढ़ाते हैं, तो उसमें 3 to 4% Na2Si O3, जिसको हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं, ये यूज करते हैं, वाटर ग्लास, along with the along with the sand के साथ इतना वाटर ग्लास हम मिक्स करते हैं, इतना परसेंटेज। जब ये मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होती है, उसके बाद CO2 गैस इवॉल्व, CO2 गैस पास हो जाती है फ्रॉम द मोल्ड,
और फाइनली रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है, Na2, है ना, SiO3, ये हमारा रिएक्ट करता है किससे, है ना, CO2 गैस पास करते हैं हम इसके ऊपर, Na2SiO3 का जो वाटर ग्लास है उसको बस CO2 पास करते हैं, तो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होने के बाद जो हमको मिलेगा Na2CO3 प्लस SiO2। सिंपल सा, हमको यहाँ बस ये समझना है कि CO2 मोल्डिंग में हम CO2 को यूज करते हैं, किसके लिए, वाटर ग्लास पे इससे ये रिएक्ट करता है, इसके बाद मोल्ड केविटी को जो है हार्ड मोल्ड केविटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, हार्ड मोल्ड केविटी बनेगी तो हमारा सरफेस फिनिश अच्छी होगी, डिफेक्ट कम मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये सब इसके थोड़ा एडवांटेज है ना। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस वेरी हार्ड मोल्ड, हमको क्या करना करते हैं जब हम ब्रेक करते हैं मोल्ड को, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, वेरी डिफिकल्ट ब्रेक, ठीक है ना। ये एक्सपेंडेबल का टाइप है ना, कल ये रह गया था तो मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ इसको, है ना, डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक, और क्या है, इसको ब्रेक करने में आसानी, कोलैप्सिबिलिटी इसकी पुअर होती है, आसानी से ब्रेक नहीं होता, अलग नहीं होता, कोलैप्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, है ना। ठीक, और लिक्विड मेटल पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी, डायरेक्टली पोर करते हैं मोल्ड कैविटी, इसका CO2 मोल्ड का थोड़ा सा एग्जाम मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना ही है, तो कल थोड़ा जो बचेगा वो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब अन अकेडमी लर्निंग ऐप, and for subscription you can put my code GSUS bell icon. Thank you very much.